चलो, आफ्टर कंप्लीटिंग मैथ्स 1, अब हम मैथ्स 2 की तैयारी में लगते हैं। मैथ्स 1 में हमने 40 आउट ऑफ 40 की प्रिपरेशन कर ली है, अब मैथ्स 2 में भी 40 आउट ऑफ 40 की प्रिपरेशन करनी है। तो मैथ्स 1 में मैंने सबसे पहला चैप्टर लिया है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 11 से 12 मार्क के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। अब बचपन में हमने प्रोबेबिलिटी समझा था। प्रोबेबिलिटी क्या है? गेटिंग चांस, चांस आने का, इवेंट आने का या इवेंट नहीं आने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये हमको पता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। बट यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है क्या? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, हमको एक इवेंट के बारे में ही। बट अब यहाँ पे इवेंट में हमको नहीं पता कि कितने सारे एक्स के वैल्यूज हैं। तो जब बहुत सारे एक्स के वैल्यूज आ सकते हैं, या इवेंट ऐसा बताया गया है जहाँ पे मल्टीपल चॉइस आ सकता है कि एक हेड, दो हेड, तीन हेड, जब मैं 3 कॉइन टॉस कर रही हूँ तब, अगर ऐसी चीजें आ रही है, राइट। हमने क्या देखा है? हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी में क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी 3 कॉइन टॉस किया, 3 कॉइन्स टॉस किए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, राइट, एग्जैक्टली 2 हेड्स। ये हमने क्वेश्चन देखा है कि 3 कॉइन टॉस किया, एग्जैक्टली 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या आता है। बट अब मुझे क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, हमको बस बोला है कि 3 कॉइन टॉस किए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। एंड देन फिर उसके आगे क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली 2 हेड्स, मोर देन 2 हेड्स, लेस देन 1 हेड। ये जो भी चीजें आएगी वो हम आगे देखेंगे। बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसी को बोलते हैं जब हमको डिफाइंड इवेंट नहीं बताया गया। तो जब डिफाइंड इवेंट नहीं बताया गया है तो आंसर क्या आ रहा है मेरा? रियल वैल्यूज आ रहे हैं। आंसर क्या आ रहे हैं? रियल वैल्यूज आ रहे हैं। ये रियल वैल्यूज जो होंगे, ये रियल वैल्यूज मेरा क्या बनेगा? सैंपल स्पेस के अंदर रैंडम वेरिएबल बनेगा, ठीक है। ये रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जो होंगे वो मेरा रहेगा रैंडम वेरिएबल। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है, रैंडम वेरिएबल। इसको मोस्टली हमने एक्स से डिफाइन किया है, रैंडम वेरिएबल एक्स। ये रैंडम वेरिएबल क्या है? अभी मैंने तुमको समझाया, इट इज अ रियल वैल्यू, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस, डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस पे ही डिफाइन होगा। 3 कॉइन टॉस किए हैं, सैंपल स्पेस मेरा 3 कॉइन का ही आएगा, ठीक है। वो HHH HTT जो भी रहेगा, ठीक है, वो सैंपल स्पेस वही आएगा। बट उसके अंदर हमको अब नहीं पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। हमको बस बोला गेटिंग हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग हेड। गेटिंग हेड बोलते ही अब 0 हेड भी आ सकता है, चॉइसेस आ गए, 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड्स आ सकते हैं, या फिर 3 हेड्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है शुरू। इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल, ये एक्स के वैल्यूज है, तो हमको एक्स के वैल्यूज डिफाइन करने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हमेशा कि रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्स के वैल्यूज क्या है ये बताओ। जब तुमको एक्स के वैल्यूज क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना तुम्हारे लिए आसान होगा। तो हमको सबसे पहले ढूंढना है कि एक्स के वैल्यूज क्या होते हैं। अब एक्स के वैल्यूज जब हम ढूंढ रहे हैं तो क्वेश्चन हमको बहुत गड़बड़ वाला देंगे। अब अगर सपोज यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3 कॉइन्स लिखा है 2 डाइज आर थ्रो, 2 डाइज आर थ्रो, राइट। अब इसके ऊपर तुमको बोला है कि 2 डाई का एडिशन, 2 डाई का एडिशन ऐड करना है, मतलब सम पूछा है और वो सम बताओ। अब सम बताओ मतलब हम क्या बोलेंगे? 2 डाई का है, कितने सारे सम करते बेटे? नहीं करना है कितने सारे सम, 2 डाई, क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? 1 + 1 से शुरू होगा, क्योंकि सिंगल जीरो है नहीं। डाई पे वैल्यू, अच्छा हाँ, डाई पे वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इतने वैल्यूज आने वाले, राइट। हाँ, तो हमको क्या डिफाइन करना है? हमको दोनों का सम डिफाइन करना है। तो 1 1 आ सकता है तो 2 आया, 1 2 आ सकता है तो 3 आया, 1 3 आ सकता है 4 आया, राइट। देन 1 4 आ सकता है 5,
1 5 6 एंड देन 1 + 6 7, ये टोटल हो गई, राइट। हाँ, पर अभी आगे भी तो है। आगे क्या, ये तो हमारी बस क्या हुआ, मैंने 1 के साथ लिया है। हमारे टोटल सैंपल स्पेस, चलो इधर बताओ सैंपल स्पेस कितना आएगा, अगर 2 डाई थ्रो किया तो 36 आता है सैंपल स्पेस। पर सम तो तुम्हारा 36 नहीं आएगा ना, 6 + 6 12 तक आएगा, राइट। हाँ, तो 12 तक आएगा, 12 तक आएगा, तो यहाँ पे 8 9 10 11 एंड 12, ये तुम्हारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स होंगे। क्लियर है, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। मैंने एक कॉइन का बताया, मैंने एक डाइस का बताया, ठीक है। तो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे ही करना है। दीज आर रैंडम वेरिएबल एक्स। अब ये एक्स के वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, हमको इसके आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स कैसा है, टाई का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एक्स कैसा है, एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 एंड सॉरी, हाँ लेस देन, मोर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ये मोर देन लेस देन में गड़बड़ होती है, तो थोड़ा सा समझ के x कहाँ लिखा है उसके अकॉर्डिंग बोलना। x इज मोर देन इक्वल टू 4, जहां पे दोनों के वो बड़ा है, तो x इज मोर, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, राइट। x इज मोर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 10। अब मुझे बोलो यहाँ पे हमको x की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा धीरे फाइंड करेंगे। पर पहले बताओ कि वैल्यूज कौन से लूं मैं x के। 4 आएगा, 4 की प्रोबेबिलिटी आएगी, +5 +6 +7 +8 +9 +10, इनके जो भी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज होंगे इनका एडिशन करके मैं इसका आंसर करूंगी, ठीक है। क्लियर हुआ कि हमको करना क्या है, पूरे चैप्टर में हर जगह तुमको करना यही है। रैंडम वेरिएबल एक्स बताओ, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ, एंड देन जो प्रोबेबिलिटी पूछी है उतना बताओ। तो ये इसमें से क्वेश्चन मोस्टली तुम्हारे 3-4 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये हर क्वेश्चन में तुमको यही पैटर्न दिखेगा। रैंडम वेरिएबल, उसका प्रोबेबिलिटी, देन उसका कोई ना कोई आंसर पूछा है। ओके, क्लियर है व्हाट इज रैंडम वेरिएबल एक्स। अब रैंडम वेरिएबल एक्स बना, तो रैंडम वेरिएबल एक्स, ये अभी जो मैंने तुमको 2 एग्जांपल दिए, इन एग्जांपल में जो एक्स के वैल्यूज है वो एक्स के वैल्यूज जरा चेक करो कैसे है। एक्स के वैल्यूज मेरे कैसे है, काउंटेबल है, फाइनाइट है, राइट, काउंटेबल है, फाइनाइट है। तो तब हम इसको बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्लियर। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होल वैल्यूज होंगे, ठीक है, रियल नंबर्स तो होंगे ही होंगे, पर वैल्यू जो होगी वो होल वैल्यू होगी, एंड उसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मुझे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हमको ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो जब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन करना है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से चार्ट बनता है, एक्स एंड पी ऑफ एक्स। मैं हर एक, ये जो हमने एक्स के वैल्यूज डिफाइन किए ना, हर एक वैल्यूज पे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगी, एंड वो प्रोबेबिलिटी मैं वहां पे लिखूंगी, ठीक है। ये हमने सारे लिख दिए जितने भी मेरे एक्स के वैल्यूज है, एंड उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी। अब हमारा मेन बनता है, यहाँ पे हमको याद रखना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी random variable x. Probability of any random variable x is between 0 to 1. इज बिटवीन 0 to 1। 0 के नीचे नहीं जा सकता, 1 के ऊपर नहीं जा सकता, 0 के नीचे नहीं जा सकता और 1 के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में फर्स्ट क्राइटेरिया है, हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है, हर एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेके 1 तक होगी। एंड दूसरा क्राइटेरिया बनता है समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 1। समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 1, ये क्राइटेरिया ना तुमको हर जगह आएगा। ओके, हम जब आगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखेंगे उसमें भी आएगा, तो इसको याद ही रखना। समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 के ऊपर उसकी वैल्यू नहीं जाती। अगर तुम्हारा समेशन 1 के ऊपर जा रहा है तो समझ लेना कि तुमने जो आंसर निकाला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का,
या फिर सॉरी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कहीं का भी आंसर तुमने अगर मोर देन 1 निकाला है तो तुमने आंसर गलत निकाला है, क्रॉस चेक करना शुरू कर दो एंड आंसर को करेक्ट कर लेना, ठीक है। लास्ट में क्रॉस चेक करना है, हम जैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूरा डिफाइन कर देंगे तब हमको पेंसिल से टोटल करना है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स कितना आ रहा है, अगर वो इक्वल टू 1 आ रहा है तो मेरा आंसर करेक्ट है। दिस इज अ क्रॉस चेक ट्रिक है, याद रखना कि हम पूरा आंसर निकाल लेते हैं फिर कंफ्यूजन में होते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ या नहीं हुआ। हम लिख के तो आ गए पर फिर भी डर लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारे हैं। और ऐसा है नहीं ना एग्जाम में कि तुम एक ही चैप्टर का एग्जाम दे रहे हो, तुमने तो बहुत सारे चैप्टर का एग्जाम एक साथ देना है, तो और सारे चैप्टर्स का एक साथ देते वक्त गड़बड़ कहीं ना कहीं होगी, तो हर एक चैप्टर में उसका एक एक क्रक्स याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, जहां पे वैल्यूज क्या होंगे, होल नंबर्स में होंगे, पूरे पूरे नंबर्स होंगे, ओके क्लियर। हाँ, बट अगर सपोज ये पूरा नंबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वहां पे इंटरवल बनता है, इंटरवल बनता है, इंटरवल पता है, मूवी का नहीं, इंटरवल जो हमने क्लास बाउंड्रीज में देखा है वो इंटरवल, यानी कि 120 से लेके 130 तक, 130 से लेके 140 तक, ऐसा कुछ इंटरवल अगर बन रहा है तो उसको, उस पे हम लगाएंगे कौन सा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन समझना कैसे, हमको क्वेश्चन दिया कैसे जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ दो फंक्शन अलग अलग से देंगे एंड एक्स के वैल्यूज कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है या यहाँ पे 2 है, ऐसा कुछ फंक्शन दिया है, तो अगर ये फंक्शन दिया है और यहाँ से हमको बोला है इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और नॉट, ये डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमारा, मैंने क्या बोला था, एडिशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, एडिशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी ना कि एडिशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, क्यों, क्योंकि एक मेरे को रेंज मिल गई है, पूरा फंक्शन नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एफ ऑफ एक्स dx का इंटीग्रेशन, जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स है हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब इंटीग्रेशन लेंगे तो वैल्यूज भी तो दी है, तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होगा यहाँ पे, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट रहेगी मेरी 0, अपर लिमिट रहेगी मेरी 2, लोअर लिमिट रहेगी 0, अपर लिमिट रहेगी 2। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, दो फंक्शन अलग अलग दिए क्योंकि लिमिट्स भी दोनों की अलग अलग है, तो एक रहेगा मेरा 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड दूसरा रहेगा मेरा 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, क्लियर। ये हम इस तरीके से जाएंगे, समझ आ गया, क्लियर है। हाँ, इसके बाद अगले और दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं में से, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्स लिखा है ना, ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल को ही म्यू डिनोट किया जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल को ही म्यू डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स इंटू पी, हर एक एक्स एंड उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन एंड देन लास्ट में हम सबका एडिशन करेंगे तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल या फिर म्यू मिल जाएगा, या फिर इसी को हम मीन भी बोलते हैं, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। फिर इसके बाद एक और आता है दैट इज वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स या सिग्मा स्क्वायर एक्स, ओके, सिग्मा स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला क्या जाता है, इसके दो फॉर्मूले हैं पर मैं तुमको एक ही फॉर्मूला याद कराऊंगी, दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी माइनस म्यू का स्क्वायर, या फिर इसी को ही हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर,
ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमको जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन में ही हमको ये अप्लाई करना है। क्लियर हो गया? मीन क्या है, वेरिएंस क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी एंड वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ से वेरिएंस मिलेगा। क्लियर है? तो चलो अभी फिर फटाफट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस है जो मैंने ऐसे डिफाइन किए हैं कि तुमको यहाँ से कुछ चीजें समझ में भी आए एंड जब सॉल्यूशन करो तो कुछ चीजें बहुत सारी तुमको याद रखने में भी आसानी हो। तो फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना, हमको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है। पहले रैंडम वेरिएबल क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप हमेशा यही रहेगा, डिफाइन द रैंडम वेरिएबल। अब किसका किसका निकालना है? नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन एंड नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। मतलब 2 3 4 टॉसेस ऑफ कॉइन है जिसमें एक बार हेड का पूछा है, एक बार टेल का पूछा है एंड अगेन हेड का पूछा है। अब नंबर ऑफ हेड्स मैंने क्या बोला था, बताएंगे नहीं कितने हेड्स है, हमको बताएंगे नहीं कितने हेड्स है, तो मुझे बोलो अब अगर 2 कॉइन टॉस किया तो हेड्स कितने आ सकते हैं? 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है या 2 हेड आ सकता है। ठीक है, ये मेरे रैंडम वेरिएबल। अगर मैंने 3 कॉइन टॉस किए तो क्या होगा? नो हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। वही 4 हेड के लिए भी क्या होगा? 4, अच्छा 3 टेल्स था, सॉरी 3 टेल्स, टेल्स हो हेड हो सेम ही जाने वाला है। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4 टॉसेस ऑफ कॉइन के लिए 0 1 2 3 4 जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? अब हमने रैंडम वेरिएबल तो निकाल लिया, रैंडम वेरिएबल एक्स क्या क्या है, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, राइट? अब मैं एक ही तरीका बताती हूँ कि तुमको बिना सैंपल स्पेस निकाले भी कर सकते हो। अगर सैंपल स्पेस निकाल के करोगे तो भी प्रोबेबिलिटी आएगी, बट वहां पे हमारा थोड़ा सा समय ज्यादा जाएगा, तो हम बेटर वे हम बिना सैंपल स्पेस के करेंगे। अब बिना सैंपल स्पेस के कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ओके। तो हम पहले क्या करना है, हमको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है, ओके। तो लेट रैंडम वेरिएबल x is number of heads on 2 tosses of coin. Therefore, values of x are 0 1 2 0 1 2। डन, इधर तक ही होंगे, एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? हाँ, अब इसके आगे हमको क्या करना है, हमको इनकी प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड करना है। अब प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल p एंड कैपिटल p लेंगे, क्योंकि जो मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वहां पे कैपिटल p आता है। स्मॉल p एंड स्मॉल q, नॉट कैपिटल। स्मॉल p किसके लिए आएगा? स्मॉल p आएगा किसके लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। अब हम ये प्रोबेबिलिटी जो है p जो है, हम एक ही कॉइन का निकालेंगे, चारों कॉइन, तीनों कॉइन, 2 कॉइन नहीं निकालना है, एक कॉइन का ही निकालना है। तो एक कॉइन का हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 1/2। एंड q क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड्स। इसी को हम 1 - p बोल के भी डिफाइन करते हैं। तो 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे p और q की वैल्यू मिल गई, राइट? p और q की वैल्यू मिल गई। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x, कैपिटल P लेना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। x 0 है, इसका मतलब क्या? पहले पे भी हेड नहीं आया, दूसरे पे भी हेड नहीं आया, राइट? इसका मतलब q², इसका मतलब 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये आया आंसर 1/4। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पे हेड आया, सेकंड पे नहीं आया, या फिर और को हम ऐड करते हैं हमेशा,
तो और में फर्स्ट पे हेड नहीं आया, सेकंड पे हेड आया, इसी का मतलब होगा ये 2PQ, 2PQ। तो 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इसका आंसर आएगा 2/4। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, शांति रखो। इसमें 2/4 को 1/2 नहीं कर रही हूं मैं जानबूझ के, क्योंकि मुझे समझाना है तुमको। तुम जो समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स बोल रहे हो, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स जो बोल रहे हो कि इज इक्वल टू 1 लेके आना है, तो उसी लिए मैंने उसको 2/4 ऐसे ही रखा है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2, दोनों हेड्स आए, इसका मतलब p इंटू पी, तो ये हो जाएगा मेरा p²। p क्या है मेरा 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। अब देखो, अब हमको इतना पता है प्रोबेबिलिटी मेरी सारी पॉइंट में आने वाली है या फिर फ्रैक्शन दिखने वाला है। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को 1/2 करूंगी एंड फिर बाद में वापस मुझे कैलकुलेट करते वक्त मैं फिर से इसको उल्टा फुल्टा करूंगी, तो मेरा ही टाइम बढ़ गया ना। मुझे चेक करना है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, दैट इज समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आता है क्या, और 1 कब आएगा, 4/4 आया तो 1 आएगा। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली किसको ऐड करेंगे, न्यूमरेटर्स को। न्यूमरेटर्स 4 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने फाइंड किया है वो करेक्ट है। क्लियर है, समझ आया? अब हमको इसको टेबल में लिखना है। क्या लिखोगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी लिख सकते हो, इज एक्स पी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू 0 तो पी ऑफ एक्स 1/4, एक्स की वैल्यू 1 तो पी ऑफ एक्स 2/4, एक्स की वैल्यू 2 तो पी ऑफ एक्स 1/4। ठीक है, यहाँ पे तुमको लिखते वक्त 1/2 लिखना है, लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अब नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, टेल्स है तो इसका मतलब सेम ही जाएगा, बस हमको यहाँ पे लिखते वक्त थोड़े से चीजें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, देखो। लेट रैंडम वेरिएबल x be number of tells, number of tells in 3 tosses of coin. Therefore values of x, values of x क्या होंगे वैल्यूज, नो टेल, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, राइट। तो 0, नो टेल, 1 टेल, 2 टेल एंड 3 टेल, ये चार वैल्यूज आएंगे। ओके, अब वैल्यूज हमने पता कर ली। अब अगला प्रॉब्लम, अगला क्या रहेगा मेरा, स्मॉल p एंड स्मॉल q डिफाइन करो, 1 कॉइन का प्रोबेबिलिटी डिफाइन करो। तो p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1/2। अब q इज इक्वल टू, जरूरी नहीं है तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टेल लिखो, डायरेक्टली 1 माइनस p लिखा तो भी चलेगा, एंड जिसका आंसर आता है 1/2। ओके, नेक्स्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या, 3 कॉइन है, तो q इंटू क्यू, तीनों कॉइन पे नहीं आया, तीनों कॉइन पे नहीं आया, ये इंटू क्यू कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने पहले भी नहीं बताया, एडिशन का तो मैंने बता दिया, इंटू क्यू कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तो एंड है, इसके लिए हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। जैसे ही और आ जाएगा, और आते ही हम एडिशन करेंगे। हमने ये चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी देखी है, सेट रिलेशंस में भी देखा है कि एंड रहा तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और रहा तो एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे एंड आ रहा है, इसके लिए मल्टीप्लीकेशन, तो ये आया क्यू क्यूब, 1/2 का क्यूब 1/8। ठीक है, देन p ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब एक प्लेस पे आने वाला है, राइट। तो फर्स्ट प्लेस पे आया, अगले 2 प्लेस पे नहीं, देन फर्स्ट पे नहीं, सेकंड पे आया, थर्ड पे नहीं, नेक्स्ट पहले 2 पे नहीं, लास्ट पे आ गया। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 टाइम्स
पी क्यू स्क्वायर आ रहा है, 3 टाइम्स पी क्यू स्क्वायर आ रहा है, क्लियर, इक्वल टू, समझ आया? हाँ, तो 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, पी के जगह पी की वैल्यू, क्यू के जगह क्यू की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/8। देन पी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब दो जगह टेल्स आने वाला है, मतलब दो जगह पी आएगा, तो पी पी क्यू, या फिर पी क्यू पी, या फिर क्यू पी पी, क्लियर? तो इधर क्या आएगा आंसर? 3p² इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? और में यही सिचुएशन आ रही है, क्लियर है? तो ये 3 इंटू 1/2 इंटू, सॉरी 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू अगेन 3/8 आया। अब लास्ट p ऑफ x इज इक्वल टू 3, मतलब तीनों प्लेस पे मेरा प्रोबेबिलिटी आ गया है, हेड्स आ गया है, तो p³ p क्या है? 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/8। तो अब लास्ट में हमको क्या लिखना है? सारे वैल्यूज आ गए, लास्ट स्टेप क्या होगी? समेशन चेक करो, समेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 1 आता है क्या? तो न्यूमरेटर ऐड करो, 1 + 3 + 3 + 1 8 आ रहा है, राइट? हाँ, तो 8/8 1 होता है, इसका मतलब मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज x p ऑफ x 0 1 2 3, 0 था तब 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। समझ आया कैसे जाना है? क्लियर? अब फोर्थ वाला तुम कर सकते हो, 4 वाला। मैं यहाँ पे ओनली मैं आंसर नहीं निकाल के देती हूँ, मैं तुमको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे आएगा क्या। फिर ना हम लास्ट में एक टेबल बना के रखते हैं, अगर कॉइन्स का क्वेश्चन आया तो तुम डायरेक्ट पुट करके आंसर कर लेना, रट्टा मार लेना, भलाई बोलना नहीं चाहिए रट्टा मार लो, क्योंकि रट्टा मारने जैसा है नहीं कंसेप्ट, बहुत आसान कंसेप्ट है, बट स्टिल जिसको फिर भी नहीं समझ आ रहा है और प्रोबेबिलिटी करके ही जाना है, वो ये चीज कर सकता है। चलो, चार चार कॉइन्स के लिए क्या बोला? नंबर ऑफ हेड्स। तो मेरी शुरुआत वहीं से होने वाली है, लेट एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स, राइट, लेट रैंडम वेरिएबल एक्स बी नंबर ऑफ हेड्स ऑन फोर टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो एक्स के वैल्यूज क्या आएंगे? 0 1 2 3 एंड 4। एक्स के वैल्यूज आर 0 1 2 3 4। देन पी होगा मेरा 1/2, क्यू होगा 1/2, ठीक है? हाँ, अब हमको क्या प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, तो हम p ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 है मतलब 4 कॉइन है, फर्स्ट पे नहीं, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे नहीं, फोर्थ पे भी नहीं, तो q⁴ ये आएगा। अब तुम पुट करके आंसर ले लेना। देन p ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो कंडीशन कैसे जाएगा, पहले पे आया, अगले 3 पे नहीं, इसी में क्या होगा फिर? पहले पे नहीं, दूसरे पे आया, तीसरे और फोर्थ प्लेस पे नहीं, देन फर्स्ट प्लेस पे नहीं, सेकंड प्लेस पे नहीं, थर्ड प्लेस पे आया, फोर्थ प्लेस पे अगेन नहीं। अब पहले 3 प्लेसेस पे नहीं पर लास्ट प्लेसेस पे आया, तो अब मुझे बोलो इतने ही कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, तो मैं इसको 4p³ लिख सकती हूँ। देन p ऑफ x इज इक्वल टू 2 pp/q प्लस p/q प्लस q/p/q प्लस q/p/q प्लस q/q/p/p प्लस p/q/p। नहीं, ये डबल हो गया, और एक कौन सा बच गया? q/p/q/p हो गया है, q/p/p/q हो गया है, p/q/q/p। p/q/q/p बराबर था, ठीक है? तो ये मेरा 6 टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स p²q², क्लियर है? देन p ऑफ x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा?
कुछ सेम सिचुएशन दिखने वाली है इसके उल्टा, बस Q के जगह पे, यहाँ पे Q के जगह पे P आएगा एंड P के जगह पे Q आएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी तो डिफाइन कर सकती हूँ, 4P क्यूब Q एंड लास्ट में P ऑफ X इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आने वाला है क्या, P रेज टू 4। अब मैं इसका एक चार्ट अगर बोलूँ तो मुझे ये क्लियर होता है, अगर 2 कॉइन टॉस किए, 3 कॉइन्स टॉस किए एंड 4 कॉइन्स, ओके, 2, 3 एंड 4 कॉइन, इससे आगे का आता है नहीं, आया तो हम बाइनोमियल में जाते हैं। 5 कॉइन के आगे के हमारे सारे बाइनोमियल से आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर 4 कॉइन तक आया तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे x के वैल्यूज यहाँ पे होंगे 0, p ऑफ x के लिए 1, p ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये यहाँ पे 2 का खत्म, देन 3 का कंटिन्यू में रहेगा x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 वाला खत्म एंड p ऑफ x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 वाला खत्म। अब हमको इसके ना डायरेक्ट एक टेबल बना रही हूँ मैं, दैट इज यहाँ पे आएगा डायरेक्टली क्यू स्क्वायर, ये आएगा 2pq और ये आएगा p स्क्वायर। 3 इसमें क्या होगा, q क्यूब, 3pq स्क्वायर, 3p स्क्वायर q एंड 3 नहीं, p क्यूब। 4 कॉइन्स के लिए क्या होगा, q रेज टू 4, देन 4p q रेज टू 3, देन 6p स्क्वायर q स्क्वायर, 4p क्यूब q एंड लास्ट वाला रहेगा मेरा क्या, p रेज टू 4। अगर तुम इसको देखो और समझो तो तुमको कुछ कॉमनैलिटी दिखेगी। इतना सा पार्ट अगर रट्टा मार के नहीं समझ के रखो तो तुमको वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एग्जाम में टाइम वेस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुमको ये याद है। अब अगर 4 कॉइन का क्वेश्चन आया, तुमको पता है P ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे मुझे Q रेज टू 4 लिखना है। अब Q रेज टू 4 को मैं कम 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 करते जाऊंगी, हर एक x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते मेरा Q का वैल्यू कम 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 होते जाएगा एंड P का इंडेक्स बढ़ते 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 जाएगा। उसके साथ ये डिजिट्स याद रख लेना, 4 है तो 4 6 4, 3 आया तो 3 3, 2 आया तो 2 एक बार। क्लियर है, इतना सा है। अगर ये समझ आ गया है तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का आधा आधा काम खत्म। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट तो वैसे ही तुमको ही करना पड़ेगा, मैं आऊंगी नहीं ना उधर। आती तो ठीक है मैं कर लेती, पर अभी कर लो। ठीक है, चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, find the probability of a distribution of a number of success in a 2 tosses of a die if success is defined at a getting number greater than 4। अब बताओ हमको बोला है कहाँ पे कि कौन से इस पे 4, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड डाई पे, कौन से डाई पे 4 नहीं बताया, तो हम क्या कर सकते हैं, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होगा, x के वैल्यूज क्या होंगे, कितने कितने डाई थ्रो किए, कितने डाई थ्रो किए, 2, राइट। 2 डाई थ्रो किए तो वैल्यू मेरी 2 के ऊपर नहीं जाएगी। 4 लेना मत, गड़बड़ करते हो ऐसे क्वेश्चन में तुम, 4 लेना मत, 2 तक ही होगा। तो 0 1 2, 2 ही कॉइन है, कॉइन नहीं डाई है, 2 ही डाई है। ओके क्लियर, 0 1 2 ये क्लियर है। अब आगे क्या करना है हमको, P डिफाइन करना है, Q डिफाइन करना है, तो करो डिफाइन P। P क्या होगा, getting probability of getting number on die more than 4। अब मोर देन फोर मतलब क्या, 5 एंड 6 ये 2 ही है, तो मेरा 2/6 आएगा। डाई पे 6 डिजिट होते हैं, 1 to 6, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 6 जाएगा, न्यूमरेटर में 2 आएगा, क्योंकि 5 एंड 6 ये 2 ही ऑप्शन है। ओके देन
क्यू क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 4/6। ओके, पी मिल गया, क्यू मिल गया। सेम, अब देखो, अब अगर तुमको ये टेबल लर्न है, ये टेबल लर्न है, 2 कॉइन हो, 2 डाई हो, सेम आएगा, इसीलिए टेबल बना के दिया। सेम आएगा, ये टेबल लिख के रख दो प्रोबेबिलिटी के लिए, सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्यू के जगह में क्यू की वैल्यू पुट करूंगी। मेरे यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, अगर इस क्वेश्चन में आए हम, तो मैं क्या करूंगी, मैं टेबल बना दूंगी। अब मुझे वो टेबल पता है ना, तो मैं टेबल बनाऊंगी। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्यू स्क्वायर आता है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 2pq आता है। एंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसका मतलब p स्क्वायर आता है। तो q की वैल्यू क्या थी, 4/6 ब्रैकेट का स्क्वायर, देन 2 इंटू p का वैल्यू 1/6 नहीं 2/6, सॉरी 2/6, वो 1/2 की हैबिट हो गई थोड़ी सी, एंड 4/6, एंड लास्ट में p स्क्वायर 2/6 का स्क्वायर। कैलकुलेट आंसर, डन। फिर चेक कर लो, अब कैलकुलेट करोगे तो इधर क्या आएगा, 16/36, then 4 2 जा 8, 8 into 2 again 16/36, एंड लास्ट में 4/36। चेक कर लो तुम्हारा टोटल 36/36 आता है क्या, आ रहा है, क्लियर है, समझ गया। इसीलिए मैंने बोला था वो याद कर लो। 1 डाई 2 डाई, डाई के 2 तक ही आते हैं मोस्टली, 3 डाई गया तो भी सेम तुमको ऐसी ही हरकतें करनी है, बस प्रोबेबिलिटी ढूंढना तुम्हारा काम है। ठीक है, अब यहाँ से सुनो सुनो सुनो, एक और चीज, यहाँ से अगर मेरे को स्टेप्स बनाने हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, तो मेरे स्टेप्स कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, पहला रहेगा मेरा फाइंड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज, रैंडम वेरिएबल एक्स के वैल्यूज। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, राइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मुझे स्मॉल p एंड स्मॉल q डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x, या इसको क्या कैसे लिखोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ x, कैपिटल p ऑफ x लिखो, कैपिटल p ऑफ x। अब ये स्मॉल p स्मॉल q किस पे होगा, स्मॉल p सिंगल, ठीक है, सिंगल कॉइन या सिंगल डाई के लिए होगा, स्मॉल p स्मॉल q। एंड फिर इसके बाद हम ये टेबल अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे, एंड तुम्हारा आंसर डन। क्लियर है, ये आज नया नया समझा है मुझे कि मैं इस तरीके से भी बता सकती हूँ, थोड़ा सा रट्टा थोड़ा सा माइंड, अगर मैं माइंड चलाऊं तो मैं इस तरीके से याद रख सकती हूँ। इतना सा टेबल याद रखो, ये टेबल याद रखो, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा चैप्टर खत्म, क्योंकि हर जगह यही आने वाला है। ओके, चलो आगे, नेक्स्ट। अब हमने हमने जो स्टेप बनाई है ना, हम अब उसी से आंसर करेंगे, उस तरीके से आ सकता है क्या देखेंगे। चलो, अ सैंपल ऑफ अ 4 bulbs is drawn at a random with a replacement from a lot of a 30 bulbs which includes 6 defective bulbs. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. Number of defective bulbs का probability distribution निकालना है। ये क्वेश्चन बड़ा तकलीफ देता है, बहुत बार तकलीफ देता है, बच्चे आते हैं बार बार इस क्वेश्चन को लेके। हाँ, तो अभी बताओ, रैंडम सबसे पहला काम, रैंडम वेरिएबल एक्स के वैल्यूज, एक्स के वैल्यूज बताओ, एक्स के वैल्यूज क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, पक्का 6 तक जाएंगे, पक्का नहीं जाएंगे 6 तक, 6 डिफेक्टिव है किसमें, 30 बल्ब्स में, वो मुझे स्मॉल p के लिए फाइंड करना है। अब मैं तुमको क्वेश्चन को डिकोड करना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से तुम इसको डिकोड कर सकते हो। मुझे ड्रॉ कितने करने हैं, ड्रॉ 4 बल्ब ही करने हैं, राइट। तो ड्रॉ 4 बल्ब ही होंगे, तो 0 1 2 3 एंड 4 यही आएगा रैंडम वेरिएबल एक्स।
4 के ऊपर नहीं जा सकता, मैं ड्रॉ ही 4 कर रही हूँ, तो 6 कहाँ से जाएगा? क्लियर है? तो 4 बल्ब के लिए क्या आया? 0, नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव। क्लियर? समझ आ गया? रैंडम वेरिएबल ऑफ सॉरी रैंडम वेरिएबल एक्स, ये क्लियर है? देन अब हमको क्या करना है? पी डिफाइन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, राइट? पी क्या होगा? टोटल 6 डिफेक्टिव है 30 में से, तो इसका मतलब 6/30, 6/30, 6/30 को मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या लिख सकती हूँ? 1/5, तो 1/5, पी इज इक्वल टू 1/5, करेक्ट? एंड क्यू क्या आएगा? 4/5। पी मिल गया, क्यू मिल गया, एक्स मिल गया। क्लियर? पी मिल गया, क्यू मिल गया, एक्स मिल गया। अब क्या करे? बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगेन 4 बल्ब, कहाँ गया मेरा टेबल? हाँ, 4 बल्ब। मैं इसको ना अच्छे से किस पे बना के मैं तुमको दे दूंगी। ये आज नया नया समझा है ना कि हाँ इस तरीके से भी बता सकते हैं तो इसको मैं बाद में बना के देती हूँ, ठीक है? ये याद रख लेना। अब 4 बल्ब्स है, ये वाला पार्ट आएगा तुम्हारा, हर बार यही आने वाला। हाँ, अब यहाँ पे एक वर्ड है विथ रिप्लेसमेंट, राइट? इस विथ रिप्लेसमेंट के वजह से ही वो क्यू रेज टू 4, 4p/q⁻³ ये सब वैसे के वैसे आने वाला है, रिप्लेसमेंट है इसीलिए। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हर बार बदलते जाती। वो क्वेश्चन है नहीं, विथ रिप्लेसमेंट वाला ही क्वेश्चन है, तो हम इधर ही इतना ही फोकस करेंगे। p मिल गया, q मिल गया, काम क्या है मेरा? x मिल गया। सबसे पहले क्या करेंगे? x क्या है? x के वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? फिर p क्या था? 6/30, तो इसको मैंने लिख दिया 1/5। q क्या है? 1 माइनस p विच इज इक्वल टू 4/5। डन। अब क्या करें? कैपिटल P ऑफ x इज इक्वल टू 0, q⁻⁴, कैपिटल P ऑफ x इज इक्वल टू 1, 4p⁻³ कैपिटल P ऑफ x इज इक्वल टू 2, 6p²q², P ऑफ x इज इक्वल टू 3, 4p³ एंड P ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो p⁻⁴। अब वैल्यूज पुट करो, आंसर करो। वैल्यूज पुट क्या होंगे? q 4/5⁻⁴, देन 4 इंटू 1/5 इंटू 4/5 का क्यूब, देन 6 इंटू 1/5 का स्क्वायर एंड 4/5 का स्क्वायर, 4 इंटू 1/5 का क्यूब इंटू 4/5 एंड लास्ट में 1/5 का रेज टू 4। डन। समझ आया? मजा आया? हाँ, अब इसके आंसर तुम लोग कर लेना, क्योंकि वो आंसर एक्चुअली यहाँ पे बड़े अगर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिजिट जा रहे हैं, तुमको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ तक लिख के भी छोड़ सकते हो। जिसको कैलकुलेशन आता है वो कैलकुलेशन करे, जिसको कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, मेरा ओपिनियन है कि कैलकुलेशन ना करो, यहाँ तक लिख लो जिसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? A coin is biased so that the head is a 3 times likely to occur as a tail. मतलब head 3 बार आएगा, tail 1 बार आएगा, right? Find the probability of a number of tails in 2 tosses. अब ना यहाँ पे बस क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ है, 2 tosses है, बट ना प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है। अब प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/2 नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉइन बायस है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड टेल्स का पूछा है ना, तो P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मतलब नॉट गेटिंग टेल इज 3/4। क्लियर? कहाँ से आया? 3 टाइम्स ऑफ अ हेड इज अ 3 टाइम्स ऑफ लाइकली टू ऑकर एज टेल। हेड 3 बार आ रहा है, टेल 1 बार आ रहा है, तो टोटल 4 हो गए, ठीक है? इसीलिए 1/4, 3/4। डन। क्लियर? तो यहाँ पे P के वैल्यूज बदल रहे हैं, बाकी सब सेम है। अगले क्वेश्चन पे चले। ऐसा वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस तो हो गए, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुमको एक्स एंड पी ऑफ एक्स के वैल्यूज दिए, बट
पूरे वैल्यूज नहीं दिए हमको, के लैंग्वेज में दिया है, या और कुछ वेरिएबल भी हो सकता है, मोस्टली के ही आता है, तो के लैंग्वेज में दिया है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप, या इन्होंने डिटरमाइन के बोला है, तो के फाइंड करना पड़ेगा। अब के फाइंड कैसे करोगे? बेसिक समेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, समेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैं इन सब का एडिशन करूंगी, प्लस 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 प्लस, ये सब का एडिशन कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1। अब अगर इन सब का एडिशन इज इक्वल टू 1 हो गया, तो इसको बताओ मैं कैसे के का वैल्यू कैसे करूं? वेट, उठा सकते हैं क्या क्वेश्चन को? पूरा है, ठीक है। 1 के प्लस 2 के, 3 के, 3 के प्लस 2 के, 5 के, 8 के, 8 के एंड यहाँ पे 1 के है, 9 के। तो ये मेरा आया 9 के। के स्क्वायर कितने हो रहे हैं? 1 + 2 3 + 7 10, तो +10 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरा इक्वेशन आया। ओके, क्या आया मेरा इक्वेशन? 9 के + 10 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको 10 के स्क्वायर + 9 के -1 इज इक्वल टू 0 ये पुट कर सकती हूँ। अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगी एंड के वैल्यूज फाइंड करूंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 10 के स्क्वायर + 10 के -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10 के कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा k+1, यहाँ से -1 कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में बचा k+1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आएगा? k+1 एंड दूसरे ब्रैकेट में 10k-1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है? k+1 इज इक्वल टू 0 और 10k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आई -1 और k इज इक्वल टू 1/10। अब मुझे बोलो k की वैल्यू -1 आ सकती है क्या? फिर से बेसिक प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो लिखना है एज k इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज p of x between 0 to 1. Okay. Therefore k is equal to 1/10. क्लियर? समझ आ गया? हाँ, अब k की वैल्यू आ गई। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ x लेस देन 3, लेस देन, अब ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, बहुत ध्यान रखना। x लेस देन 3 इसका मतलब क्या है? 1 एंड 2 इतना ही ऐड होगा। तो अब मुझे बोलो k की वैल्यू थी मेरी क्या? 1/10। k इज इक्वल टू 1/10 आया था। इन दोनों को ऐड करूंगी तो 3k बनेगा। तो 3k इज इक्वल 3 इंटू 1/10, इसका आंसर क्या आया? 3/10। क्लियर? ये लिखना है तुमको। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? 0 से लेके 3 तक अगेन सेम ही आने वाला है, क्योंकि 0 वैल्यू है नहीं और 0 से मोर बोला है, तो 0 से मोर 1 आएगा एंड 3 से लेस 2 आएगा। तो फिर से 3/10 ही आंसर होगा। एंड मोर देन 4 लेना मत, 5 6 7 इनको ऐड करना है। तो 5 6 7 को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 10k² प्लस k बचेगा, राइट? 10k² प्लस k। तो k के जगह वैल्यू पुट करो, 10 इंटू 1/100 प्लस 1/10। यहाँ लिखते हैं p ऑफ x इज मोर देन 4 के लिए। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 7। इन तीनों का एडिशन कितना आया था मेरा? 10k² प्लस k। ये लिखना है हाँ, इसी तरीके से। ओके, हाँ, तो 10 इंटू 1/10 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1/10। तो यहाँ पे मेरे पास बचा क्या? 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10। आंसर कंप्लीट। समझ आया?
अभी लास्ट दो क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ expected value and variance of x, the number on the uppermost face of a fair die. ठीक है, एक ही डाई थ्रो किया है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रैंडम वेरिएबल, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। ओके, एंड लास्ट में वापस सेकंड क्वेश्चन भी यही है, मीन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन अ 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। 3 टॉसेस का अपन ने निकाला था, प्रोबेबिलिटी निकाला था। चलो करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या था, अ फेयर डाई थ्रो किया है, राइट, एंड उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस पूछा है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है, एक्स। अब देखो हाँ, थोड़ा सा आंसर लिखने का तरीका, या कहाँ पे तुम फास्ट जा सकते हो, कहाँ पे तुमको पूरा लिखना है, ये समझो। जब भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस का पूछा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस का पूछा है, तब हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ओके, और जब हमको प्रोबेबिलिटी पता है, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं पता है तो अगेन हमको वो पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, क्योंकि एक डाई थ्रो करूंगी तो एक्स के वैल्यूज क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके, एंड इनकी प्रोबेबिलिटीज भी मुझे पता है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 ही आएगी। तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। ओके, यहाँ पे मुझे पता है क्योंकि ये एक ही डाई है। अगर 2 डाई होते तो क्या करना पड़ता, मुझे लिखना पड़ता, सारी चीजें लेनी पड़ती। और सेम हम जो जो स्टेप हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए यूज किया है वो करना है। अब ये यहाँ पे पता है तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, ये मैंने टेबल बना लिया। मेरा फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी, समेशन एक्स इंटू पी। तो करो एक्स इंटू पी, 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 एंड 6/6। 1 करना मत, हमको 6/6 में ही रखना है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड करने में आसानी होती है, तो करो ऐड। कितना आएगा, 11 11 प्लस ऊपर गया 20 21/6। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आया तुम्हारा, 21/6। ओके, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया मेरा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, समेशन नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ही समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी होता है, और यहाँ पे माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है मेरा, 21/6 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी करो, तो पहले मुझे एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने पड़ेंगे एंड देन एक्स स्क्वायर इंटू पी करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर 1 4 9 16 25 एंड 36। अब इंटू पी करो, इंटू पी यहाँ पे इसलिए आसान है क्योंकि 1 1 1 है न्यूमरेटर में, तो फटाफट हो जाएगा। 1/6 4/6 9/6 16/6 25/6 एंड 36/6। करो टोटल कितना आता है, 10 and 15 and 27। मेरे ही कैलकुलेशन गलत हो रहे हैं। ये आया 91/6। अब 91/6 आया, पुट कर दो 91/6 माइनस 21/6 का स्क्वायर। क्या करोगे इसको, 91 इंटू 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 36 लाना पड़ेगा, इसीलिए 91 इंटू 6 कितना आया, 546 माइनस 21 का स्क्वायर 441 कितना आता है, 105/36। शॉर्ट कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज रहने देना।
क्लियर है? कैसे जाना है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, वेरिएंस भी निकाल लिया, हाँ निकाल लिया दोनों। अब अगले क्वेश्चन में हमको ओनली मीन फाइंड करने बोला है। ओके, ओनली मीन फाइंड करने बोलना है। अब ये थोड़ा सा समझो, इनके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। जैसे अब हमको यहाँ पे 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ही टाइम लगेगा, तो ओनली उन्होंने मीन ही पूछा है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टाइम नहीं लगता 10th वाले क्वेश्चन में, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। तो वो तुमको कैलकुलेशन तो पूरा करवाएंगे, कैसे भी करो, ठीक है। अब अभी के लिए हमारे पास 3 कॉइन्स वाला फाइंड आउट किया हुआ है। 3 कॉइन किधर है? यस, ये वाला। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ थोड़ा। ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, किसका? 3 कॉइन्स का। अब इसके लिए तुमको वो सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये आएगा, इसके बाद क्या करोगे? x इंटू पी, तो ये आएगा 0, ये 3/8, 6/8 एंड 3/8। तो मीन क्या आया? समेशन x इंटू पी इज इक्वल टू, इसी को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x म्यू इज इक्वल टू 9/8। आंसर डन। अब देखो, इतना सा कैलकुलेशन मीन का था, पर उसके लिए मुझे पूरा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आना चाहिए, तब जाके मैं ये कर पाऊंगी। क्लियर हुआ? समझ आया? अब हम चलते आगे कुछ क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के। ठीक है, डेंसिटी फंक्शन मैंने बोला था क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। देखो 0 to 2, क्लियर। अब हमको बोलना है चेक वेदर द प्रोबेबिलिटी गिवन फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए, इंटीग्रेशन a to b f of x dx शुड बी इक्वल टू 1। तो अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि ये इक्वल टू 1 है क्या। तो हम यहाँ पे लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सेकंड तुम कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स के दो वैल्यूज है, तो कहाँ से? 0 से 2 तक, 0 to 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 f ऑफ x dx। इंटीग्रेशन आता होगा इतना मैं अज्यूम करती हूँ, नहीं आता है तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का चैप्टर जाके देख लो, फटाफट में समझ में भी आ जाएगा और फिर यहाँ के क्वेश्चंस कर भी पाओगे। नहीं तो मुझे पता है ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, पर ये है आसान। इंटीग्रेशन का एकदम बेसिक वाले इंटीग्रेशन आते हैं, एंड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करना होता है, तो वो हो सकता है। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे हमको फंक्शन लिखना पड़ेगा। 0 to 1 के लिए फंक्शन है x dx, ओके, एंड प्लस 1 to 2 के लिए फंक्शन है मेरा 2 माइनस एक्स dx। अब मैंने फंक्शन लिख लिया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आएगा? x² by 2, लिमिट लिखनी है 0 to 1, प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसके लिए हम अलग अलग कर सकते हैं ना, 2 dx एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब इसमें ये 2 dx मतलब क्या? 2 कांस्टेंट बाहर निकला, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x⁻0 होता है, तो ये आएगा 2x एंड x का इंटीग्रेशन x² by 2, 1 to 2 ओके, क्लियर। चलो आगे क्या आएगा? पुट करो, अभी वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1/2 माइनस 0 प्लस अपर लिमिट पहले 2 पुट होगा, देन माइनस लोअर लिमिट पुट होगा, तो अपर लिमिट 4 माइनस 4/2 माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1/2। क्या आता है चेक करो आंसर, दिस इज 1/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 4 माइनस 4/2, 8 माइनस 4, तो 4/2 आएगा, माइनस 3/2 आएगा, तो अगेन 1/2 प्लस 1/2। क्या है आंसर? 1। तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
तो लिखो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 f of x dx is equal to 1. Thus given function f of x is PDF. ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कर लेना तुम, सेम ही है, इसी तरीके से जाएगा, बट इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 to 1 टू dx. ये टू साइड में लिखना है. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 सॉरी x रेज टू 0 dx, देन 2 into x 0 to 1. आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा? 2. तो दिस इज नॉट अ PDF. ओके, आंसर 2 आ रहा है इसलिए. नेक्स्ट, it is felt that the error in the measurement of a reaction temperature in Celsius in an experiment is a continuous random variable with a PDF. continuous random variable with a PDF. f of x की वैल्यू दी है. अदरवाइज पहले बोला है वेरीफाई, फिर बोला है x के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से लेके 1 तक लेना है. फिर बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 1 to 3. ओके, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आगे. तो अभी पहले हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे कि इट इज अ PDF और नॉट. तो PDF और नॉट के लिए लेना पड़ेगा फंक्शन. वैल्यू क्या थे? 0 to 4, राइट? तो इंटीग्रेशन 0 to 4 f of x dx क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 to 4 क्या दिया था? x क्यूब बाय 64, x क्यूब बाय 64 dx. तो 1 बाय 64 बाहर निकला. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x क्यूब dx इज इक्वल टू 1 बाय 64 x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 अपॉन 4, 0 to 4. तो 1 बाय 64 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 0, लोअर लिमिट पुट करने के बाद 0. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाय 64, 4 रेज टू 4 अपॉन 4 मतलब 4 का क्यूब. 4 का क्यूब क्या आएगा? 4 का क्यूब क्या आएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 आएगा. आंसर 1 आया. आंसर 1 आया. इसका मतलब क्या? देयरफॉर f of x is PDF. इफ इट इज अ PDF तो मैं अगले आंसर निकाल सकती हूँ. 0 to 1 का आंसर निकालना है तो क्या करोगे? सेम फंक्शन वही लेने वाला है. 0 to 1 f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x क्यूब बाय 64 dx. अब इसका आंसर तो तुमको पता चल गया है ना कि वो x रेज टू 4 ही आने वाला है. तो तुम यहाँ पे स्टेप में डायरेक्ट लिख सकते हो x रेज टू 4 अपॉन 4, 0 to 1. अब अपर लिमिट फोन पुट करो. 1 बाय 64 इंटू 1 बाय 4 माइनस 0. तो आंसर कितना आया? 64 4 जा 2, 256. हाँ, 256. क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट, और एक क्या पूछा है उसमें? 1 to 3 सेम यही होगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 f of x dx फाइंड करना है. ये करने के पहले इधर ये लिखना भूलना मत. प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 1 to 3. ओके, और यहाँ पे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 0 to 1. 1 2 3 x क्यूब बाय 64 dx. तो 1 बाय 64 x क्यूब नहीं, x रेज टू 4 अपॉन 4, 1 2 3. 1 बाय 64 पहले अपर लिमिट 3 रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 1 रेज टू 4 अपॉन 4. 3 रेज टू 4 कितना आता है? बाय 64. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. नहीं, 89 कितना आता है यार? 2 3 81. 81 बाय 4 माइनस 1 बाय 4.
तो ये 1/64 इंटू 80/4 शॉर्ट कर सकते हो क्या? चेक करो, अगर करने आ रहा है तो कर देना, नहीं तो रहने देना। 80/256 इतना लिख सकते हो, चलता है। क्लियर है? समझ आ गया करना क्या है? कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारे तरफ, क्योंकि कैलकुलेशन में कितने भी करके दिखा दूं, अल्टीमेटली जब तुम कैलकुलेशन का ट्रायल खुद नहीं लोगे तब तक कोई तुमको कैलकुलेशन नहीं सिखा पाएगा। तो मैं कितने तरीके से भी कैलकुलेशन करवा लूं, तुमको खुद का एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कैलकुलेट करने का। एंड 12th के स्टूडेंट्स हो तो तुमने ऑलरेडी ढूंढ रखा होगा, और नहीं भी ढूंढ रखा है तो उधर तक आंसर छोड़ दो। हाँ, तुम्हारे पास वो ऑप्शन है ना। हमारे पास कैलकुलेटर होता है, रियल लाइफ में तो ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं है। क्या ही करेंगे हम इतने कैलकुलेशन करके, इन एग्जाम के टाइम के लिए हम इतना रटे क्या? ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम बोलते हो ऐसे, इसीलिए बोला मैंने। पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज, अब इन्होंने दिया है, अब मैं ना तुमको बस लिमिट बताती हूँ, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या क्या होगी। ओके, हाँ। तो अब मुझे बोलो यहाँ पे लिमिट पहले वाले में << 1 है, तो लिमिट होगी मेरी लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट सॉरी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। देन इट इज <<2, x इज <<2 है क्या? अदरवाइज 0 बोला है तो डायरेक्टली 0 लिखना है। ओके, क्योंकि मेरा यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से लेके 2 तक। तो ये फंक्शन मैं कब यूज करूंगी? 0 से लेके 2 तक के लिए, अदरवाइज मैं 0 लिखूंगी। तो यहाँ पे मेरा आंसर डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी का 0 आता है। ओके, अब यहाँ पे मोर देन 0, अब मोर देन 0 पर मेरी लिमिट, हायर लिमिट ही मेरी 2 है, तो यहाँ पे ये पूरा की पूरा लिमिट आएगा 0 to 2। ओके, एंड लास्ट में 1 to 2 बोला है, तो लिमिट क्या होगी? 1 to 2। डन, लिमिट्स क्लियर। इसका लिमिट्स क्लियर है तो अब इंटीग्रेशन क्या आएगा वो चेक कर लो। 3/8 बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी लिमिट रहेगी उसके अकॉर्डिंग जाएगा x², राइट। हाँ, तो x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3/8 x³/3, तो ये 3 हटा तो मेरे पास बचने वाला है x³/8। एंड इस x³/8 पे मैं मेरे लिमिट्स लगाते जाऊंगी। पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा था? 0 to 1। दूसरे वाले क्वेश्चन में तो 0 आंसर था, तीसरे वाले क्वेश्चन में 0 to 2, एंड लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 to 2। ये लिमिट्स चेंज करते जाओ, तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन। एक 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर करते हैं, मैं पानी वानी पीती हूँ। चलो, अभी लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, है बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिया है क्वेश्चन? इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ पीडीएफ, पीडीएफ है बोल के बताया है, एंड c/x इज अ, एंड x की वैल्यू इज 1 to 3 एंड c इज मोर देन 0, अदरवाइज x की f ऑफ x की वैल्यू है 0। ओके, क्या क्या फाइंड करना है? फिर e ऑफ x मतलब वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, एंड वेरिएंस ऑफ, लास्ट में ऑल्सो फाइंड कैपिटल एफ। ओके, तो लास्ट में देखते हैं, पहले हम सी फाइंड करते हैं। सी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन 1 to 3 एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 1, ये हमको दिया है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स पुट 1/3, सी अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, इंटीग्रेशन बाहर निकला 1/1 to 3 डी एक्स इज इक्वल टू 1। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सी इंटू लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट 1 to 3 इज इक्वल टू 1। तो सी इंटू log 3 माइनस log 1 इक्वल टू 1। log 1 की वैल्यू क्या है? तो सी इंटू log 3 इज इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू क्या आई? 1/log। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स।
ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। जब पीडीएफ होता है तो एक्सपेक्टेड, हमने वहां पे क्या किया था पीएमएफ में, समेशन पी इंटू एक्स, राइट। यहाँ पे भी समेशन, समेशन अब मुझे नहीं कहाँ से कहाँ देंगे, टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स एक्स, ये आंसर फाइंड करना। इंटीग्रेशन माइनस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या था, सी बाय एक्स एक्स बाय एक्स एक्स। ओके, क्या आएगा फिर, एक्स इंटू कर ऑफ एक्स, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो इधर भी क्या होगा इंटू एक्स एक्स, तो ये एक्स एक्स तो हट गया, बचा तो ले लो बाहर, माइनस इंटू लिख रही हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स, कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या होता है, एक्स रेज टू जीरो होता है, और उसका इंटीग्रेशन सी टू एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस, राइट। और अब ये माइनस टू इन्फिनिटी है क्या, माइक भी मेरा ये हो गया था, पानी पी गया। हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है क्या, नहीं ना। हमारा एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया है, 1 2 3 दिया है ना, तो तुम वहां पे 1 2 3 ले लो, तो सी इंटू एक्स 1 2 3, क्या आएगा आंसर, 2 सी, तो 2 इंटू सी की वैल्यू 1/log 3, तो 2/log 3। हाँ, वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, तो मैंने इधर लिखा ही नहीं ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, हेलो, जा रहा है आवाज, जा रहा है। नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। नो, ये है किसका फॉर्मूला है, ये अभी तक मेरा ओनली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, और वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर जो है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हमको ये फाइंड करना है, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। तो अब वैल्यू हमारे कहाँ से कहाँ तक है, इस क्वेश्चन में अपन डायरेक्टली लेंगे 1 2 3, एक्स स्क्वायर इंटू सी बाय एक्स, सी बाय एक्स डी एक्स, तो सी तो निकला बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 1 2 3 सी इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 1 2 3, क्या आएगा आंसर, सी इंटू 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 1/2, सी इंटू 8/2 मतलब 4 आएगा, तो 4c का मतलब ये हो जाएगा 4/log 3। ओके, ये मेरा किसका वैल्यू आया अभी तक, वेरिएंस ऑफ, सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 4/log 3 माइनस 2/log 3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4/log 3 माइनस 4/log 3 का स्क्वायर, तो इधर 4 × log 3 माइनस 4/log 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे तुम 4 कॉमन ले सकते हो, एंड log 3 माइनस 1/log 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आंसर कर सकते हो। दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, नहीं, वेरिएंस ऑफ एक्स। पता चल गया, तुम्हारे साथ मैं भी एग्जॉस्ट हो रही हूँ, कुछ भी बोले जा रही हूँ बीच बीच में, माफ कर देना उसके लिए। हाँ, चलो, लास्ट 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 पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट क्या बचा है, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करते वक्त क्या करना है, देखो, इंटीग्रेशन 1 to x
अब x हमको पता नहीं है, यहाँ पे हमको अभी तक 3 वैल्यू दी थी। अब हम कंसिडर करेंगे कि हमको x की वैल्यू नहीं पता, अपर लिमिट हमको नहीं पता, लोअर लिमिट हमको पता है पर अपर लिमिट हमको नहीं पता। एंड f ऑफ x dx, f ऑफ x क्या था मेरा, c बाय एक्स dx। तो इसका आंसर क्या आया था, c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू x। 3 क्यों लिख रही हूं मैं, 1 टू x, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, 3 इंटू लॉग एक्स 1 टू एक्स। क्या आएगा आंसर इसका, 3 इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया तो c इंटू लॉग एक्स बचा। c की वैल्यू क्या थी, 1/log 3, तो log x अपॉन log 3, ये तुम्हारा कैपिटल f ऑफ x का आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस ले लिए हैं, अब आज हम यहीं पे रुकते हैं। कल हम करेंगे बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन।